हेलो स्टूडेंट्स। आज बायोकेमिस्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। है ना, नए कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग की थर्मोडायनेमिक्स के संबंध में एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होते हैं, इन शब्दों को समझते हुए चलेंगे। पहले हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है और गिब्स एनर्जी क्या है, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, और वो भी किसके संबंध में, प्रोटीन की फोल्डिंग के संबंध में। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वर्ड? थर्म, थर्म का अर्थ क्या होता है? थर्म का अर्थ होता है हीट, होता है टेम्परेचर, हीट, गर्म होना। एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोमेंट, होता है यानी कि पावर है। मीन्स द थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द हीट, वर्क एंड एनर्जी। यानी थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वो शाखा है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप हीट, वर्क और एनर्जी के संबंध में अध्ययन करते हैं। उसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स को समझना कैसा है, इसके लिए मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं, उसको आप समझिए। जैसे आप जानते हैं कि हम जो भी व्हीकल चलाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कार है, इस व्हीकल को चलाना है। तो इस व्हीकल को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एनर्जी के रूप में, एनर्जी के सोर्स के रूप में हम इसमें क्या फिल करते हैं, हम इसमें करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों को फिल करते हैं। हम या तो पेट्रोल डालते हैं या इसमें डीजल आदि भरा देते हैं। तो ये जो पेट्रोल हम इसमें डालते हैं वो किसका काम करता है? वो काम करता है एनर्जी का, एज ए एनर्जी सोर्स। समझे ना बात को, चीजों को रिलैक्स में रहिएगा। इस गाड़ी को हमें मूव कराना है, इस गाड़ी को मूव कराने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के सोर्स के रूप में हमने क्या दिया है, हमने एनर्जी के सोर्स के रूप में इसमें पेट्रोल को भर दिया है जो एनर्जी का सोर्स है। जैसे इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी क्या करेगी, मूव होगी, गाड़ी करेगी, मूव करेगी। गाड़ी ने मूव किया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो एनर्जी कंज्यूम हुई है उसने क्या किया है, एक वर्क को किया है। गाड़ी में जब हम पेट्रोल को डालेंगे एज एनर्जी सोर्स, तो वो एनर्जी के प्रभाव से क्या होगा, एनर्जी के प्रभाव से गाड़ी रन करेगी, और गाड़ी रन करेगी तो हमने कहा कि वो वर्क हुआ है, एक कार्य किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे जब हम पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी के द्वारा जब कोई वर्क होता है तो उस वर्क की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। 100% एफिशिएंसी से वर्क नहीं होता है। मींस सारा का सारा पेट्रोल है गाड़ी को मूव कराने में उपयोग में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी गर्म भी होती है और क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। ये जो हीट है, हीट के रूप में पेट्रोल का क्या हुआ, क्षति हुई है, यानी कि नुकसान हुआ है। सारा का सारा पेट्रोल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसमें से कुछ एनर्जी हीट प्रोडक्शन में कंज्यूम हो गई है। समझ गए बात को? तो यहां पर मैं आपको एक बात लिखता हूं, उसको समझिएगा। हमने कहा पेट्रोल को डाला, पेट्रोल क्या हो गया, एनर्जी हो गया। उस एनर्जी से क्या हुआ, दो काम हुए। पहला तो वह वर्क हुआ, जैसा मैं लिख रहा हूं, गाड़ी ने मूवमेंट किया है, और उसके साथ में क्या हुआ, उसने हीट को प्रोड्यूस कर दिया है। समझ गए बात को? ये जो वर्क है ये सारी एनर्जी को काम में नहीं ले रहा है। हमारे लिए ये हीट जनरेट हुई है वो हमारे यूजफुल नहीं है, ये एक यूजफुल यूज नहीं है, नॉट ए यूजफुल प्रोडक्ट। इस हीट को प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे अनयूजेबल एनर्जी कहते हैं। इसे कहते हैं अनयूजेबल एनर्जी, क्योंकि इस एनर्जी का उपयोग वर्क करने में नहीं हुआ है, इसलिए हमने कहा अनयूजेबल एनर्जी है। लेकिन गाड़ी को मूव करने में जो एनर्जी खर्च हुई है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं यूजेबल एनर्जी कहते हैं। समझ गए बात को? यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जब किसी वाहन को चलाना है तो वो जो सिस्टम है उसमें हमने एनर्जी के रूप में फ्यूल टैंक में हमने क्या किया, हमने उसमें पेट्रोलियम पदार्थ को भराया है। पेट्रोल बनाने पे गाड़ी ने मूव किया, कुछ वर्क किया, और सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड, इज कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द हीट, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। वो अनयूजेबल एनर्जी है।
समझ गए बात को? तो जो एनर्जी यूजेबल हुई है हमारे इस वर्क को करने में, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज यूज्ड इन द वर्क, दैट इज कॉल्ड एज द गिब्स एनर्जी। देखिए यहां पर क्या लिखा है, द यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड द गिब्स एनर्जी एंड दिस प्रिंसिपल ऑल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये हमने एग्जांपल किसका लिया, एक फिजिकल सिस्टम लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। लेकिन यही सेम सिस्टम किसमें काम करता है, यही सेम सिस्टम काम करता है हमारी बॉडी के अंदर भी। हम जितना खाना खा रहे हैं, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में जा रही है, सारी की सारी एनर्जी है वह वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। कुछ एनर्जी अनयूजेबल भी रहती है। लेकिन हमारी बॉडी के लिए काम की कौन सी एनर्जी है, हमारे बॉडी के वो काम की एनर्जी है जो कि हमारे लिए यूजफुल हो रही है, यूजेबल एनर्जी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। उस अमाउंट ऑफ द एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं। तो पहले तो ये शब्दों को आपको समझना है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्या कहा, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच, फिजिक्स की हमने कहा ये वो ब्रांच जो कि डील करती है किसके साथ में, ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है, यहां पे चीजों को समझिएगा, जो हीट, वर्क और एनर्जी के इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। देखिए इस टॉपिक में एक प्रॉब्लम क्या है, आप हैं बायो के स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बायो के, और बायो को स्टूडेंट को फिजिक्स के बारे में समझना, तो छोटी छोटी बातों के जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तब आपको ये आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। तो पहले हमें छोटे छोटे वर्ड्स को समझना है, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कहा तीन कंपोनेंट आ गए, एनर्जी, वर्क और हीट हो गया। एनर्जी जो हम दे रहे हैं, हीट जो अनयूजेबल एनर्जी है, और वर्क जो कि यूजफुल हो गया, वो यूजफुल एनर्जी क्या है, वो है गिब्स एनर्जी है। अब ये बात तो मैंने आपको समझा दी है, इसको थोड़ा और अभी डिटेल में समझिएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा किससे, अभी मैं अगेन आपको समझाऊंगा इसी व्हीकल के एग्जांपल से ही मैं आपको एक बार अभी और समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी इसी बात से। क्योंकि इसमें हम जितना ही स्लाइड में टाइम देंगे आगे का टॉपिक आपके लिए उतना इजी रहेगा, जल्दबाजी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके सामने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं कि एक रोड है, उसमें मार्किंग है, और यहाँ पर एक कार खड़ी है, और यहाँ पर क्या है, एक कार 2 नंबर खड़ी है। या नंबर डाल देता हूँ, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है ना। हमने कहा ये जो कार है दोनों, वो कैसी है, सेम कंपनी की गाड़ियां हैं। ओके, देखिए हमें इसको एग्जांपल को समझना, सेम सेम कंपनी की गाड़ी है, और इन दोनों में हमने क्या किया, 10 लीटर का पेट्रोल डला दिया, दोनों में 10 लीटर का पेट्रोल है। मॉडल नंबर भी सेम है, यानी कि गाड़ियां हैं लेटेस्ट मॉडल की है, 2025 की है, गाड़ियों का मॉडल सेम है, सेम कंपनी है। एग्जांपल मान लेते हैं कि होंडा सिटी गाड़ी, आप तो ये मान लो सेम होंडा सिटी, नई फ्रेश गाड़ियां, 10 लीटर का पेट्रोल भरा दिया। अब इन दोनों गाड़ियों को अपने डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। हमने कहा हम इन गाड़ी को चलाना कितना है, 1 घंटे के लिए चलाना है, 1 आवर का टाइमिंग हमने ले लिया, और इसको रन कराना है आपको। समझ गए बात को, गाड़ियां सेम है, अमाउंट सेम है, किसका, एनर्जी का, क्योंकि हमने इसमें डीजल या पेट्रोल है सेम डाला, 10 लीटर और 10 लीटर डाला है, तो एनर्जी जो हमने दी है वो इसकी सेम हो गई है। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखिए, ये जो पहला ड्राइवर था जिसकी कार का नंबर है ए, दूसरी कार बी है, इस वाले ने अपनी गाड़ी को दौड़ाया, ठीक है ना, इसने अपनी गाड़ी को दबाया, दौड़ाया, एक्सीलरेटर दिया ताकि गाड़ी वर्क करे, रेस दी है, गाड़ी दौड़ी। दूसरे वाले ने क्या किया, गाड़ी तो दौड़ाई थी, लेकिन इसने क्या कर रखा था, हैंड ब्रेक लगा रखा था, तो गाड़ी क्या हो रही है, प्रेशर ले रही थी, हैंड ब्रेक आधा अधूरा लगा है, पार्शियल ब्रेकिंग है। इस वाले ने क्या किया, बी कार वाले ने, इसने पार्शियल ब्रेकिंग दे रखी है, पूरी गाड़ी को खुल के दौड़ने नहीं दे रहा है, पार्शियल क्या कर रखी है, ब्रेकिंग दे रखा है। दोनों में देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगेन ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को, सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड आएगा। एनर्जी की बात करें, ए और बी की एनर्जी सेम है, समझ गए। दोनों की जो रेस दी है, जिसको हम एक्सीलरेटर कहते हैं, वो भी बराबर दे रखा है, ए और बी गाड़ी ने, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर बराबर सेम प्रेशर से दे रखा है। लेकिन बी गाड़ी वाले ने क्या किया है, ब्रेकिंग कर रखी है, पार्शियल ब्रेकिंग कर रखी है, गाड़ी चल तो रही है लेकिन दब के चल रही है। तो वर्क क्या होगा, आप देखें फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये गाड़ी जो एक है इसका वर्क, गाड़ी ए का वर्क होगा, ज्यादा होगा किसकी तुलना में, गाड़ी बी की तुलना में, इसके वर्क की तुलना में। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि एक गाड़ी जहां पे हम मान लेते हैं कि जब 20 किलोमीटर रन की थी, हम मान लेते हैं दूसरी गाड़ी ने 10 किलोमीटर ही रन किया है, क्योंकि ब्रेक लगा रखा है, इसमें पार्शियल ब्रेकिंग कर रखी है। वर्क एक का ज्यादा हो गया, 20 किलोमीटर गाड़ी दौड़ी है, दूसरी 10 किलोमीटर गाड़ी है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो पहली गाड़ी चली है, जिसको हमने नॉर्मल रन किया है, 20 किलोमीटर रन किया है, इसकी भी गाड़ी गर्म तो हुई है, हीट जनरेट की है। लेकिन जिसमें पार्शियल ब्रेकिंग थी, जो गाड़ी 10 किलोमीटर चली थी, आधा वर्क किया है, उसमें भी क्या हुआ? हीट का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन ये जो गाड़ी भी है, उसमें हीट प्रोडक्शन क्या हुआ? डबल हो गया। दोनों में पेट्रोल की एनर्जी हमने बराबर दी थी, दोनों में वर्क में क्या हुआ? पहले एक गाड़ी ने वर्क ज्यादा किया, दूसरे ने वर्क को कम किया। वर्क तो कम किया, लेकिन हीट प्रोडक्शन क्या हुआ? ज्यादा हुआ। पहले वाली ने वर्क ज्यादा किया, तो हीट प्रोडक्शन क्या हुआ? कम हुआ। तो हमें इससे एक बात समझ में आएगी, समझें कि अगर एनर्जी देने पर आप वर्क नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हीट उसी के कंपैरिजन में ज्यादा जनरेट होती है। समझ गए बात को? इन बातों को, छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और अभी मैं आपको नए कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलूंगा। द थर्मोडायनेमिक्स इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम क्या क्या समझ सकते हैं इस थर्मोडायनेमिक्स से? दैट व्हाई द मैक्रोमोलिक्यूल्स फोल्ड टू देयर नेटिव कन्फर्मेशन। आगे मैं डिटेल इसी के तो बताऊंगा आपको कि प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है। प्रोटीन की फोल्डिंग में जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, उसमें क्या थर्मोडायनेमिक्स कार्य करता है। हाउ मेटाबॉलिक पाथवे आर डिजाइन। मेटाबॉलिक पाथवे है वो, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है। व्हाई द मॉलिक्यूल्स क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। आप जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक बायोमॉलिक्यूल को जब क्रॉस करते हैं, निकलते हैं, गुजरते हैं, तो उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या होता है। एंड हाउ मसल्स जनरेट मैकेनिकल फोर्स। हमारी मसल्स में मैकेनिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, और बहुत सारी इसके, द लिस्ट इज द एंडलेस। इतने ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट है जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर में काम आएंगे। अभी टॉपिक को आप शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना है, समझना है। थोड़ा हो सकता है टॉपिक आपको बोर करे, लेकिन आप उसको समझेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। नोट करना अभी नहीं है, फिलहाल टॉपिक को समझें। सब कुछ पीपीटी में है, तो आप इसको बाद में इस पीपीटी को, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं।